बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी सहायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, काले सिर वाला कैटरपिलर नारियल की फसल के लिए काफी खराब होता है। ये इसकी पत्तियों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। आपको बता दें कि साल 2015-16 में आंध्र प्रदेश में इसका प्रकोप काफी बढ़ गया था, जिससे कि नारियल को काफी नुकसान पहुंचा था। आइए आपको आज इसी के बारे में अपने पहले सेगमेंट में दे कुछ विशेष जानकारियां। काले सिर वाले कैटरपिलर का सबसे ज्यादा प्रकोप आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अल्लावरम मंडल में रहा। यहाँ इसने करीब 675 हेक्टेयर फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा कट्रेनिकोना, राजोल, उप्पला गुप्तम जैसे नारियल उपज वाले इलाकों में भी लगभग 300 हेक्टेयर फसल को इसने नुकसान पहुंचाया। इसके बाद बागवानी अनुसंधान केंद्र और मैसर्स नोवियल कोकोनट प्रोड्यूसर्स कंपनी ने कोच्चि स्थित नारियल विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता से इस कीट पर नियंत्रण करने की योजना बनाई। योजना के तहत प्रकोप को नारियल की खेती वाले मंडलों तक ही सीमित रखना और संक्रमित गांवों में नाशीजीव संख्या को कम करना था। अध्ययन से पता चला कि काले सिर वाले कैटरपिलर के लार्वा परजीव्याभ नाशीजीव के नियंत्रण में काफी असरदार है। इन परिजीव्याभ को ब्रेकन हैबिटर और गोनिचियोस नेफ्रांटिडिस कहा जाता है। अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 तक अंबाजीपेटा स्थित जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में लगभग 37,88,650 परजीव्याभ उत्पन्न किए गए, जिन्हें प्रभावित इलाकों में नारियल के पेड़ों पर छोड़ने के लिए बांटा जाना था। जैव नियंत्रण के तहत हर 15 दिन के अंतराल पर प्रत्येक गांव में संक्रमित ताड़ पर परजीव्याभ छोड़े गए। कम या मध्यम दर्जे का हमला होने की स्थिति में हर पेड़ पर जी नेफांटिडिस के 10 परजीव्याभ काफी होते हैं, जबकि बी हैबिटोरेट के 20 परजीव्याभ प्रति ताड़ की जरूरत होगी। लेकिन ज्यादा संक्रमण होने पर परजीव्याभ की संख्या बढ़ानी होगी। कैटरपिलर के हमले से बचने के लिए किसानों को जागरूक करना जरूरी था। लिहाजा बागवानी विभाग और नोवियल कोकोनट प्रोड्यूसर्स कंपनी ने कोकोनट प्रोड्यूसर सोसाइटीज की मदद ली और किसानों को नाशीजीव की पहचान, उससे होने वाले नुकसान और कैटरपिलर की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। जैव नियंत्रण के लिए हर संक्रमित गांव में परजीव्याभ को 8 से 12 बार छोड़ा गया। जैव एजेंटों को जारी करने के तीसरे और छठे माह के बाद संकलित आंकड़ों से पता चला कि प्रभावित बागीचों में प्राकृतिक शत्रु अच्छी तरह से स्थापित हुए हैं और उन्होंने ऑपिसिना अरेनोसेला कैटरपिलर को खूब बाधित किया। इससे हानिकारक कैटरपिलर की संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली, बल्कि कहीं-कहीं 100% की गिरावट दर्ज हुई। इससे पहले किसान कैटरपिलर पर काबू पाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस तथा डाइक्लोरोवास जैसे हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल करते थे। ये रसायन न सिर्फ महंगे थे, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते थे। जैविक नियंत्रण से पर्यावरण पर बुरा असर नहीं पड़ा और लागत में भी भारी कमी है। एक अनुमान के मुताबिक रसायनों का खर्च 63 लाख से भी ज्यादा है, जबकि जैव नियंत्रण का खर्चा 20 लाख के आसपास। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं पशुपालक कैलेंडर के बारे में। मार्च माह में गर्मी में होने वाले रोगों के प्रति विशेष ध्यान रखना और सावधानी बरतनी चाहिए।
पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एफएमडी, एंथ्रेक्स, रेबीज एवं अन्य रोगों का टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो अवश्य करा लें। पशुओं के दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्शानुसार आवश्यक जांच जरूर करवानी चाहिए। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, मछली पालन आज के समय में एक उभरता हुआ व्यवसाय है। हमारे कई मछली पालक भाई ऐसे हैं जो कि मछली पालन करके अच्छा आर्थिक मुनाफा हासिल कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है सुल्तान सिंह जी। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे और जानते हैं किस तरह से उन्होंने मछली पालन की शुरुआत की, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया और किस तरह से आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। आपको बता दें कि मछली पालन के क्षेत्र के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कहते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो उसमें हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह है। अगर बात की जाए मछली पालन की तो इस क्षेत्र में सुल्तान सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में देश एवं विदेशों में नाम कमाया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। बीए पास करने के बाद 56 वर्षीय सुल्तान सिंह ने करीब 36 साल पहले 500 रुपए में तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन शुरू किया था। पहली ही बार में 20,000 रुपए खर्च करके उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फादर की ये वर्डिंग थी, कल को तू तो खड्डे खोद देगा सारी जमीन में, तेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, भाई मैं खड्डे अगर खोद दूंगा तो मैं उसको कामयाब भी करके दिखाऊंगा। सुल्तान सिंह ने सिर्फ 500 रुपए निवेश किए और सुल्तान लखपति बन गए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसके लिए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है। पद्मश्री मिलने से सुल्तान सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र से सुल्तान सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पशुपालन की शुरुआत इन्होंने 5 एकड़ से की थी, अब ये 30 एकड़ तक पहुंच चुका है, जिसके साथ साथ इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है, जिससे कि मछली के 14 से 15 तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसकी विपणन की जिम्मेदारी भी इन पर ही है। आने वाले समय के लिए मछली पालन के क्षेत्र को आगे लेकर जाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया और वो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, उसके अंदर मैंने हर तरीके की मछली को, जो कांटे ज़्यादा रहते थे मछली के अंदर, लोग खाना पसंद नहीं करते थे, भाई गले में फंस जाएगा, मर जाएंगे, जो इन लोगों की ऐसी थिंकिंग थी, तो हमने उसको पनीर के रूप में तैयार किया। पनीर के रूप में तैयार करके उस कांटा स्किन सब निकाल के और उसको हमने एक वैल्यू एडिशन दे के उसके हमने प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट का नाम है हमारे कटलेट है, बर्गर है, फिंगर है, टिक्के है, सूप है। मछली पालन हमेशा से किसान भाइयों के लिए बेहद ही मुनाफे का क्षेत्र साबित होता रहा है। अगर किसान अपनी सूझबूझ और बाजार की मांग को देखते हुए मछली पालन करें तो आगे भी मछली व्यवसाय
किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब समय हो चला है शामिल करने का किसानों के कृषि से जुड़े सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। किसानों के सवाल और विशेषज्ञ के जवाब। जी हाँ, इस भाग में हम बात करते हैं किसानों के सवालों की जो कि हम तक पहुंचते हैं और उनके जवाब लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर JPS डबास जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डबास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सवाल जो आया है वो है रजनी जी का, जिन्होंने अलीगढ़ से सवाल हम तक पहुंचाया है। इनका कहना है कि हमारे यहाँ सहजन की खेती एवं बिक्री की जानकारी दें। जो सहजन की खेती है अलीगढ़ में बहुत आराम से हो सकती है, क्योंकि सहजन एक ऐसा पौधा है जिसको प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छी पैदावार दे देता है। चाहे आप खाद दें ना दें, पानी मिले ना मिले, लेकिन ये पौधा हो जाता है। और सहजन एक पेरिनियल ट्री है, क्योंकि बहुवर्षीय पौधा है, वृक्ष है, तो इसका पूरा लाभ मिल सकता है। सहजन से हमें दो चीज़ें प्रमुख मिलती हैं जिनकी बाज़ार में सीधी बिक्री की जा सकती है। एक तो इसकी फलियों की हम बिक्री कर सकते हैं, इसकी जितनी भी पकी हुई फलियां हैं उनकी बिक्री होती है। और खूब सारा जितना भी हम सांभर खाते हैं या जो मसाला डोसा खाते हैं उन सब लोगों की सब्जी में इसका प्रयोग होता है। खासकर साउथ इंडियन जितने भी लोग हैं वो सहजन की फलियों का खूब बहुमात्रा में प्रयोग करते हैं। और बाकी लोगों को भी सहजन की फलियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सहजन के अंदर कैल्शियम और अन्य मिनरल बहुत ही बहुतायत मात्रा में होते हैं। और सहजन एक औषधीय पौधा है जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसके साथ साथ में सहजन की पत्तियों में भी खूब सारा कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं, तो सहजन की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे सहजन की पत्तियों को सुहा के इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है। और सहजन से हमें जो फूल हैं वो भी काम आते हैं। सहजन की जो कच्ची फली हैं इसकी भी सब्जी बन सकती है। तो सहजन एक ऐसा पौधा है जिससे हमें बहुत से अच्छे किस्म के उत्पाद मिलते हैं और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये हम अपने घर में भी लगा सकते हैं, घेर में भी लगा सकते हैं और खेतों में भी लगा सकते हैं। और इसके जो सूखी पत्तियों का पाउडर है इसकी काफ़ी मात्रा में विदेशों में भी काफ़ी मांग है और देश में भी काफ़ी मांग है। इसकी पाउडर की बिक्री की जा सकती है और बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो जो मेरे किसान भाई अलीगढ़ के हैं तो उनको इनसे सीख लेके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और महिलाओं के लिए सहजन की पत्ती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम की कमी जल्दी हो जाती है। अगर आप सहजन का प्रयोग अपने आहार में करते हैं तो महिलाओं को कैल्शियम की दिक्कत नहीं आएगी, उनका शरीर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो सभी जो सहजन की पत्तियों का, फलियों का खूब अपना उपयोग करें। ये बहुत ही लाभदायक पौधा है और एक औषधीय पौधा है जो कि जिसकी आयुर्वेद में भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी के क्षेत्र के साथ साथ हमारी सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि हमारे किसान भाई बहन पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और अपनी आमदनी को जल्द से जल्द दोगुना कर सके। किस तरह की पशुपालन संबंधित योजनाएं हमारी सरकार आपके लिए लेकर आई है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए देते हैं जानकारी इसके संबंध में। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय
यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्रीय अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMT और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मात्स्यिकी विभाग के उप महानिदेशक ने मछली पालन के संबंध में क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई न खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है, और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हुआ। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं ई गोपाला मोबाइल ऐप के बारे में। कैसे आप इस ऐप से लाभान्वित हो सकते हैं, कौन कौन सी मुख्य जानकारियां आप पशुपालन के संबंध में इस ऐप के जरिए जान सकते हैं, कैसे आपने इसे डाउनलोड करना है, आइए तमाम बातें बताते हैं आपको कार्यक्रम के इस भाग में। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी, इससे डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी
और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। तो अभी आपने ई गोपाला मोबाइल ऐप के बारे में जाना। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं देश भर की मंडियों का हाल। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में यहां गेहूं के सौदे 1500 से 1675 रुपए पर हुए। वहीं लालसोट मंडी में गेहूं 1550 से 1651 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1650 से 1680 रुपए। फतेहपुर मंडी में इसके सौदे 1645 रुपए पर हुए। वहीं फिरोजाबाद मंडी में गेहूं 1670 से 1710 रुपए पर बिका और अंत में हल्दौर मंडी में इसके सौदे 1650 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के लिए जरूरी है मौसम के हाल को जानना। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान। गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार। शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश संभव। 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना। गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में छिटपुट बारिश का अंदेशा। गुरुवार को केरल के कुछ हिस्सों में बरसात की संभावना। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं वर्षा की उम्मीद। और अब आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर। अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज, ब्रेन, गुड़, सामान्य नमक, खनिज और विटामिन के उपयोग से यौगिक पशु आहार निर्मित किया जाता है, जिसका नियमित सेवन गर्भावस्था के दौरान दूध की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करेंगे कि आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।